गुड मॉर्निंग एवरीवन। द हार्टबून क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास है डी फार्मा का 2023 का बायोलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम पेपर और इसका टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ मिल जाएगा। जल्दी से हम शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 जगतीय वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? तो सही ऑप्शन होगा इसका पोषण। सही ऑप्शन होगा इसका पोषण। 5 जगतीय वर्गीकरण में जीवों को मुख्यतः उनके पोषण के प्रकार जैसे स्वपोषी, परपोषी, अपघटक आदि के आधार पर विभाजित किया जाता है। इसी आधार पर फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया अलग अलग किए गए हैं। तो सही ऑप्शन इसका होगा पोषण। अगला हमारा प्रश्न है, सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही ऑप्शन होगा इसका फाइसेलिया युद्ध का पुर्तगाली आदमी। फाइसेलिया को सामान्यतः पोर्चुगीज मैन ऑफ वार कहा जाता है। तो निम्न में से कौन सा वर्ग प्राणी ऊतक से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन होगा संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों को जोड़ने, सहारा देने तथा संरक्षण प्रदान करने का कार्य करता है। रक्त, अस्थि और उपास्थि इसके उदाहरण होते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है, आंतरीय विलायी रसांकुर के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? तो सही ऑप्शन होगा इसका बी, ये सतही क्षेत्रफल में वृद्धि करते हैं। छोटी आंत की विलाई भोजन के अवशोषण हेतु सतह क्षेत्रफल को कई गुना बढ़ा देती है। इससे पोषक तत्वों का अवशोषण अधिक प्रभावी ढंग से होता है। अगला हमारा प्रश्न है, सामान्य श्वसन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा अंतः श्वसन सक्रिय तथा बाह्य श्वसन निष्क्रिय है। बी ऑप्शन सही है। सामान्यतः अवस्था में श्वास छोड़ना निष्क्रिय प्रक्रिया होती है, जबकि कोशिकाओं में होने वाला आंतरिक श्वसन ऊर्जा उत्पादन हेतु सक्रिय जैव रासायनिक क्रियाओं पर आधारित है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, अंतः श्वसन सक्रिय तथा बाह्य श्वसन निष्क्रिय होती है। अगला प्रश्न है, रुधिर के स्कंदन के लिए कौन सा कारक युग्म आवश्यक है? तो हेपेरिन और कैल्शियम। ए ऑप्शन सही है इसका, हेपेरिन और कैल्शियम। हाँ जी, इसमें क्या है कि हेपेरिन, जैविकी में हेपेरिन सामान्यतः रक्त के थक्के बनने को रोकता है। तो अगला प्रश्न है, डेंगू ज्वर से पीड़ित व्यक्ति में कौन सा लक्षण पाया जाता है? तो प्लेटलेट्स की कमी। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, प्लेटलेट्स की कमी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया चपटे क्रम में होते हैं ये, और नेफ्रीडिया केंचुआ में पाया जाता है। ये उत्सर्जी अंग होते हैं। मेलपिगियन नलिकाएं। मेलपिगियन नलिकाएं होती हैं, ये हमारे कॉकरोच में पाई जाती हैं। और एन डी का होगा ए। तो हमारा ऑप्शन सही है 8वें का ए। 4 3 2 1। प्रोटोनेफ्रीडिया उत्सर्जी अंग होता है जो चपटे कृमि में पाया जाता है। नेफ्रीडिया उत्सर्जी अंग केंचुआ में पाया जाता है। मेलपिगियन नलिकाएं ये कॉकरोच में पाए जाते हैं। ग्रीन ग्रंथि अथवा एंटीनल ग्रंथि किसमें पाई जाती है? जीका में। इसीलिए ऑप्शन इसका ए सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन इसका होगा डी, पक्षी और सरीसृप यूरिकोटेलिक होते हैं। तो पक्षी और सरीसृप वास्तव में यूरिकोटेलिक होते हैं। निम्न में से कौन सा अस्थि विकार नहीं है? निम्न में से कौन सा अस्थि विकार नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन होगा एथेरोस्क्लेरोसिस।
एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस धमनियों में वसा जमने से होने वाला रोग है। इसका संबंध अस्थियों से नहीं बल्कि हृदय एवं रक्त परिसंचरण तंत्र से होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा हार्मोन शर्करा उपापचय में सम्मिलित नहीं है? तो एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होता है तथा शरीर में सोडियम और पोटेशियम आयनों के संतुलन को नियंत्रित करता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? जल एवं लवण संतुलन बनाए रखना। इंसुलिन, ग्लूकागॉन और कोर्टिसोन सीधे ग्लूकोज उपापचय को प्रभावित करते हैं, जबकि एल्डोस्टेरोन शर्करा उपापचय में भाग नहीं लेता है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? एल्डोस्टेरोन ऑप्शन सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, स्तनधारी भ्रूण में अतिरिक्त भ्रूणीय कलाओं का उद्भव होता है। तो ये ट्रोफोब्लास्ट से होता है। ऑप्शन ए सही है इसका, ट्रोफोब्लास्ट। हाँ, निषेचन के बाद बनने वाले ब्लास्टोसिस्ट की बाहरी परत ट्रोफोब्लास्ट कहलाती है। यही परत कोरियन जैसी अतिरिक्त भ्रूणी झिल्लियों तथा अपराग निर्माण में भाग लेती हैं। ये संरचना भ्रूण को पोषण, गैसों का आदान प्रदान तथा सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसीलिए ऑप्शन इसका क्या है कि ट्रोफोब्लास्ट। निम्न में से कौन बहुरूपता दर्शाता है? निम्न में कौन बहुरूपता दर्शाता है? तो फाइसेलिया, इसका ऑप्शन होगा फाइसेलिया। फाइसेलिया निडेरिया संघ का एक उपनिवेशी जीव होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के जोइड्स पाए जाते हैं जो भोजन, रक्षा, प्रजनन जैसे अलग अलग कार्य करते हैं। एक ही उपनिवेश में विभिन्न आकार एवं कार्य वाले सदस्यों की उपस्थिति को बहुरूपता कहते हैं। तो इसलिए फाइसेलिया इसका ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, द्वितीयक अरीय सममिति किस में पाई जाती है? तो इकाइनोडर्मेटा में पाई जाती है। इकाइनोडर्म जैसे स्टारफिश और सी अर्चिन के लार्वा द्विपार्श्व सममित होते हैं, लेकिन वयस्क अवस्था में पंच अरीय सममिति प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि देखो इनके पूर्वज द्विपार्श्व सममित थे, इसलिए वयस्कों में विकसित अरीय सममिति को द्वितीयक अरीय सममिति कहा जाता है। तो अगला हमारा प्रश्न है, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? तो देखो जाति होती है। जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी और मूल इकाई होती है। एक जाति के सदस्य आपस में प्रजनन करके उर्वर संतति उत्पन्न कर सकते हैं। वंश, कुल, गण और वर्ग जैसी उच्च श्रेणियां कई जातियों को मिलाकर बनाती हैं। एनेलिडा तथा मोलस्का के बीच संयोजी कड़ी है। तो नियोप्लाइना, इसका ऑप्शन सही होगा। नियोप्लाइना एक आदिम मोलस्क है जिसमें खंडित मांसपेशियां और कुछ अन्य लक्षण एनेलिडा से मिलते हैं। साथ ही इसमें मोलस्का के प्रमुख लक्षण भी उपस्थित होते हैं, इसलिए इसे एनेलिडा और मोलस्का के बीच की संयोजी कड़ी माना जाता है। तो अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पोरीफोरा की कोशिकाएं सही है, सीलेंट्रेटा नेमेटोसिस्ट सही है, एनेलिडा विखंडी भवन सही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? मोनेरा यूकेरियोट्स। ये मिलान सही नहीं है। मोनेरा जगत के सभी जीव प्रोकैरियोटिक होते हैं, ना कि यूकेरियोट्स। इनमें वास्तविक केंद्र तथा झिल्लीबद्ध कोशिका अंग नहीं पाए जाते हैं। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इसलिए मोनेरा को क्या कहा जाता है कि यूकेरियोट्स कहना गलत होगा और प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। द्विपार्श्व सममिति, विखंडन, प्रवाह एवं खुला परिसंचरण तंत्र किसके लक्षण हैं? तो आर्थ्रोपोडा के ये लक्षण हैं। ऑप्शन बी सही होगा इसका। मनुष्य का वह पूर्वज जो पहली बार सीधा खड़ा हुआ था। तो ऑप्शन ए सही है, ऑस्ट्रेलोपैथिक्स। यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है कि मानव विकास की प्रारंभिक कड़ी माना जाता है। यह लगभग 40 से 20 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में पाया जाता था। इसमें द्विपाद चाल
विकसित हो चुकी थी, जिसके कारण यह सीधा चल सकता था, इसलिए इसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कोर जोन, बफर जोन तथा मैनिपुलेशन जोन किसमें पाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में पाया जाता है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित करते हैं हम, कोर क्षेत्र में, बफर क्षेत्र में और संक्रमण यानी मैनिपुलेशन क्षेत्र में। कोर क्षेत्र में पूर्ण संरक्षण होता है और बफर क्षेत्र में क्या होता है कि सीमित गतिविधियां होती हैं तथा संक्रमण क्षेत्र में मानव उपयोग और सतत विकास की गतिविधियां की जाती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कीटनाशक मानव स्वास्थ्य के लिए अधिक हानिकारक है? तो DDT। हाँ, DDT को फुल फॉर्म क्या है? डाइक्लोरोडाइफिनाइल डाइक्लोरोएथेन, ट्राइक्लोरोएथेन। तो यह एक क्या है कि एक जैव अविघटनीय कीटनाशक है। यह खाद्य श्रृंखला में जैव संचयन तथा जैव वर्धन उत्पन्न करता है, जिससे क्या है कि मानव एवं अन्य जीवों पर दीर्घकालिक दुष्प्रभाव पड़ते हैं। इसीलिए ऑप्शन इसका क्या होगा? DDT। सर्वदाता यानी ORH ऋणात्मक माइनस, बी ऑप्शन सही है इसका, सर्वदाता है। तो ORH माइनस जो होता है कि रक्त समूह की लाल रक्त कोशिकाओं पर A, B तथा RH प्रतिजन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसका रक्त अधिकांश रक्त समूह वाले व्यक्तियों को दिया जा सकता है, इसी कारण इसे सर्वदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वन्य जीव संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो IVF नहीं है। IVF क्या है कि इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कृत्रिम निषेचन की एक तकनीक है जिसका उपयोग बांझपन के उपचार में किया जाता है, जबकि IUCN, WWF और IBWL वन्यजीव संरक्षण एवं जैव विविधता संरक्षण से संबंधित संस्थाएं होती हैं। अगला हमारा प्रश्न है, बाघों की सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है तथा बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। और बंगाल क्या है कि ये टाइगर रिजर्व के लिए है, टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हमारा, HIV में आनुवंशिक पदार्थ होता है। HIV में आनुवंशिक पदार्थ होता है तो एक रज्जु की RNA, इसका सही ऑप्शन होगा एक रज्जु की RNA। HIV एक रेट्रोवायरस है जिसमें क्या है कि 2 समान एकल श्रृंखलित RNA सिंगल स्ट्रैंडेड RNA अणु पाए जाते हैं। यह रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से RNA से DNA बनाता है और मेजबान कोशिकाओं में अपनी प्रतिकृति तैयार कर देता है। अगला हमारा प्रश्न है, पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में विभेदन किस आधार पर कर सकते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा बड़ी रस्तानी लवक और कोशिका भित्ति। ऑप्शन ए सही है इसका, ऑप्शन ए सही है। यानी पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, हरित लवक, प्लास्टिड्स तथा बड़ी केंद्रीय रसधानी पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में ये संरचनाएं अनुपस्थित होती हैं। यही दोनों प्रकार की कोशिकाओं के बीच प्रमुख अंतर होता है। अगला हमारा प्रश्न है, 130 मीटर ऊंचे वृक्षों में जल के प्रवाह हेतु कौन सा बल उत्तरदायी है? तो वाष्पोत्सर्जनाकर्षण, इसका सही ऑप्शन होगा बी। ऊंचे वृक्षों में जल का ऊपर की ओर परिवहन मुख्यतः वाष्पोत्सर्जन खिंचाव यानी ट्रांसपिरेशन पुल द्वारा होता है। पत्तियों से जल के बाष्पीकरण के कारण जाइलम में ऋणात्मक दाब उत्पन्न होता है जो जल को ऊपर खींचता है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा कि वाष्पोत्सर्जनाकर्षण। अगला प्रश्न है, चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? केवल ATP बनता है। ऑप्शन इसका ए सही है, केवल ATP बनता है। यहाँ चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में केवल प्रकाश तंत्र एक भाग लेता है।
इसमें इलेक्ट्रॉन पुनः उसी तंत्र में लौट आते हैं, इसलिए NADPH तथा O2 का निर्माण नहीं होता, केवल ATP का संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न है हमारा, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है तो पायरुविक अम्ल है इसका, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में होने वाली श्वसन की प्रथम अवस्था, पहली अवस्था है। इसमें एक ग्लूकोज अणु के अपघटन से दो पायरुविक अम्ल अणु थोड़ी मात्रा में ATP तथा NADH उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पादपों में शीर्षस्थ प्रभाविता का परिणाम है। पादपों में शीर्षस्थ प्रभाविता का परिणाम है तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑक्सिन। शीर्षस्थ कलिका द्वारा उत्पादित ऑक्सिन हार्मोन पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को रोकता है। इस घटना को शीर्षस्थ प्रभाविता कहते हैं। शीर्ष कलिका हटाने पर पार्श्व शाखाओं की वृद्धि बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, अनुन्मीलीय परागण का लाभ है। अनुन्मीलीय परागण का लाभ क्या है तो इसका ऑप्शन सही होगा, परागण कारकों पर निर्भर नहीं होता। तो अनुन्मीलीय पुष्प कभी नहीं खुलते हैं और उनमें स्वपरागण स्वतः हो जाता है। इस कारण कीट, वायु या अन्य परागण कारकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ये क्या होता है कि बीज निर्माण सुनिश्चित हो जाता है। अगला प्रश्न है, पुष्पी पादपों में बिना निषेचन के बीज बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो असंगजनन कहलाती है। असंगजनन वह प्रक्रिया है जिसमें निषेचन के बिना ही बीज का निर्माण हो जाता है। इससे बनने वाली संतति आनुवंशिक रूप से मातृ पौधे के यानी माता पौधे के समान हो जाती है। यह गुण कृषि में उपयोगी माना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, सैकेरम बारबेरी एवं सैकेरम ऑफिसिनेरम किस में है। गन्ना की रस किस में है ये तो सैकेरम बारबेरी एवं सैकेरम ऑफिसिनेरम क्या है, गन्ने की प्रमुख प्रजातियां हैं। इनका उपयोग उच्च उत्पादन के लिए और रोग प्रतिरोधकता तथा अधिक शर्करा मात्रा वाली नई किस्मों के विकास में किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, कार्बनिक अपशिष्ट युक्त पदार्थों की प्रचुरता से झील में क्या है कि ऑप्शन सही है इसका डी, ऑक्सीजन की कमी से मछलियां मर जाती हैं। जल में अत्यधिक कार्बनिक पदार्थ पहुंचने पर सूक्ष्मजीव उनका अपघटन करते हैं। इस प्रक्रिया में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है जिसमें मछलियां और अन्य जलीय जीव मरने लगते हैं। इससे सुपोषण का प्रभाव कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कवक में हेलोसिनोजन होता है। सॉरी, दिमाग कहीं दूसरी जगह था। निम्नलिखित में से कौन से कवक में हेलोसिनोजन होते हैं तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा अमानिटा मस्कारिया, ऑप्शन बी। तो अमानिटा मस्कारिया एक विषैला कवक है जिसमें मति भ्रम उत्पन्न करने वाले रसायन पाए जाते हैं। इसके सेवन से व्यक्ति को काल्पनिक दृश्य दिखाई दे सकते हैं तथा तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, जीन शब्द किसने प्रस्तावित किया था तो जॉनसन ने किया था, ऑप्शन ए सही है, जॉनसन ने किया था। डेनमार्क के वैज्ञानिक थे ये, विलियम जॉनसन। इन्होंने 1909 में जीन शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने आनुवंशिकता की इकाई के रूप में जीन की अवधारणा को स्पष्ट कर दिया था और जीनोटाइप तथा फिनोटाइप शब्द भी दिए थे इन्होंने। विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल को आस्तरित करने वाला प्रोटीन आवरण क्या कहलाता है तो कैप्सिड कहलाता है। वायरस का आनुवंशिक पदार्थ DNA या RNA प्रोटीन से बने आवरण द्वारा घिरा रहता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड अनेक कैप्सोमियर इकाइयों से बना होता है तथा विषाणु को सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या है, बी सही है। सर्वाधिक प्रतिजैविक किससे प्राप्त किए जाते हैं तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिस से किए जाते हैं, ऑप्शन सी सही है इसका। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस नामक एक्टिनोमाइसिट्स से सर्वाधिक एंटीबायोटिक्स प्राप्त किए जाते हैं।
स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन आदि महत्वपूर्ण प्रतिजैविक इसी समूह से प्राप्त होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कार्मीन द्वारा अभिरंजित किया जाता है? तो इसका ऑप्शन सही होगा गुणसूत्र, ऑप्शन सी सही है इसका, गुणसूत्र। कार्मीन एक रंग द्रव्य है जिसका उपयोग कोशिका विभाजन के अध्ययन में गुणसूत्रों को रंगने के लिए किया जाता है। इससे गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं, साफ साफ दिखाई देते हैं और उनकी संरचना का अध्ययन आसान हो जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, पाइनस के परिपक्व परागण में होती हैं तो कितनी कोशिकाएं होती हैं? 4 कोशिकाएं होती हैं। पाइनस के परिपक्व परागण में सामान्यतः 2 प्रथेलियल कोशिकाएं होती हैं और 1 जनन कोशिका होती है तथा 1 नलिका कोशिका होती है। इस प्रकार कुल 4 कोशिकाएं पाई जाती हैं जो निषेचन प्रक्रिया में भाग लेती हैं। अगला प्रश्न है, बहुगुणिता प्रेरित की जा सकती है तो कोलचिसिन में की जाती है, कोलचिसिन में की जाती है, ऑप्शन सी सही है इसका। कोलचिसिन एक एल्केलॉइड है जो कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल तंतुओं के निर्माण को रोक देता है। परिणाम स्वरूप गुणसूत्र अलग नहीं हो पाते हैं और उनकी संख्या 2 गुनी हो जाती है। इसलिए कृत्रिम बहुगुणिता उत्पन्न करने के लिए कोलचिसिन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्वांटासोम पाए जाते हैं, क्वांटासोम पाए जाते हैं, ये हरितलवक में पाए जाते हैं, ऑप्शन ए सही है इसका। क्वांटासोम हरितलवक की ग्राना थाइलाकोइड झिल्लियों पर स्थित सूक्ष्म प्रकाश संश्लेषी इकाइयाँ हैं। इनमें क्लोरोफिल अणु पाए जाते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पाया जाता है। इसका आंसर सही है अंतःझिल्ली में, इसका सी ऑप्शन सही है, अंतःझिल्ली में। यानी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र ETS का अंतिम एंजाइम है। यह माइटोकॉन्ड्रिया की अंतिम झिल्ली पर स्थित होता है और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्री तेल रिसाव को साफ करने हेतु प्रयुक्त जैव अभियांत्रित जीवाणु है, जैव अभियांत्रित जीवाणु है तो इसका ऑप्शन होगा स्यूडोमोनास प्यूटिडा, स्यूडोमोनास प्यूटिडा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही है। वैज्ञानिक आनंद मोहन चक्रवर्ती ने इसको क्या किया था कि स्यूडोमोनास प्यूटिडा का जैव अभ्यंतर रूप विकसित किया था जो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का अपघटन कर सकता है और इसका उपयोग समुद्री तेल प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, हरा आलू किसके कारण जहरीला हो जाता है? ये सोलेनिन के कारण हो जाता है, बी ऑप्शन सही है इसका। आलू के प्रकाश में रहने पर उसमें क्लोरोफिल के साथ साथ सोलेनिन नामक विषैला ग्लाइको एल्केलॉइड भी बनने लगता है। अधिक मात्रा में सेवन करने पर यह उल्टी, सिर दर्द तथा पाचन संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या है? सोलेनिन। अगला हमारा प्रश्न है, कैंसर के अर्बुद से प्राप्त कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? कैंसर के अर्बुद से प्राप्त कोशिकाएं क्या है? माइलोमा कहलाती हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा? माइलोमा, बी ऑप्शन सही है। माइलोमा कोशिकाएं कैंसर युक्त प्लाज्मा कोशिकाएं होती हैं। मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी बनाने के लिए इन्हें बी लिम्फोसाइट्स के साथ संलयित कर हाइब्रिडोमा तकनीक में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है हमारा? ट्रिटिकम एस्टाइवम पादप है, ट्रिटिकम एस्टाइवम पादप है तो ये षटगुणित, इसका ऑप्शन होगा षटगुणित। तो ये जो ट्रिटिकम एस्टाइवम पादप जो है ये सामान्यतः गेहूं में गुणसूत्रों के 6 समूह पाए जाते हैं। इसका गुणसूत्र संगठन ऐसे होता है AABBDD, AABBDD होता है, इसलिए इसे षटगुणित पौधा कहा जाता है, यानी हेक्साप्लॉइड। षटगुणित को क्या कहते हैं? हेक्साप्लॉइड। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन पूर्ण मूल परजीवी है? तो रेफ्लेसिया है। मूल परजीवी क्या है? रेफ्लेसिया है। रेफ्लेसिया पूर्ण परजीवी पौधा है जो अपने पोषक पौधे से जल एवं भोजन दोनों प्राप्त करता है। इसमें हरित लवक नहीं होते हैं, इसलिए यह स्वयं प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में जीवित कोशिकाएं होती हैं? तो सहायक कोशिका, ऑप्शन सी सही है। सहायक कोशिकाएं फ्लोएम ऊतक का भाग हैं
और जीवित होती हैं। ये चालनी नलिकाओं सीव ट्यूब्स के कार्यों को नियंत्रित तथा पोषित करती हैं, जबकि वाहिकाएं और दृढ़ोतक सामान्यतः मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, बाह्य त्वचा से उत्पन्न उपयोगी वस्तु है। तो कपास के रेशे, इसका ऑप्शन क्या है, कपास के रेशे। कपास के रेशे बीज की बाह्य त्वचा की कोशिकाओं से विकसित होने वाले एक कोशिकीय रोम है। वस्त्र उद्योग में इनका व्यापक उपयोग किया जाता है। केसर, लौंग और जूट बाह्य त्वचा से उत्पन्न नहीं होते हैं। तो ये आज का हमारा 50 क्वेश्चन की सीरीज रही और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और ये इसका टेलीग्राम चैनल पर इसके नीचे लास्ट में देखो आंसर भी दिए गए हैं, सारी व्याख्या दी गई है। तो इनको क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए और उसको ज्वाइन कीजिए और इसको डाउनलोड कर लीजिए।